हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 21st लेक्चर का नंबर 3.21। पिछले लेक्चर में 3.20 में आपने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। और कब हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है। आज उसके आगे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, इसी तरीके से डायग्राम बनाया था और फिर उसकी बैलेंस कंडीशन को ड्राइव कराया। तो इस टाइप का कोई अरेंजमेंट हमें नहीं मिलता। आप लैब में जाएंगे, फिजिक्स की लैब में, तो इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। जैसे हमने ये दिखा रखा है, तो किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा? आपको इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब ये जो नीचे रखा हुआ है, ये जो डिवाइस बना रखा है हमने, ये मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म ये है, यानी कि लैब में आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम, यानी मतलब इस तरीके का आपको डिवाइस मिलेगा। आप सोचो ऐसे दो रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई हैं, दो रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर लैब में देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीटर ब्रिज। आपको देखने से पता लगा, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज भी इसे बोलते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज भी इसको बोलते हैं। तो ये जो मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी कि प्रैक्टिकली ये जो वर्क करेगा वो इसी सिस्टम पर, ये जो आपने पढ़ा, इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये हमारा मीटर ब्रिज काम करता है। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? देखो, आपने पढ़ा होगा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर, यस, हम लिख दो वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करता है। आप स्पेलिंग देखें, METER मीटर, पर यहां क्या लिखा है हमने? METRE। डिफरेंस समझना। जब कोई डिवाइस की बात कर रहे हो, ऐसा डिवाइस, तो जब डिवाइस की बात है ना, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज मेजर करता है। स्पेलिंग क्या है? METER। ऐसी एम्पियर मीटर, एम्पियर को मेजर करने वाला, करंट को मेजर करने वाला, तो उसकी स्पेलिंग में क्या रहेगी? METER मीटर। पर यहां पे लिखा है मीटर ब्रिज। तो ये मीटर ब्रिज इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। कि जब हम लिखते हैं ना 1 मीटर, 2 मीटर, समझ में आ रहा है? हमने लिखा 2 मीटर, 2, ये जब लिखते हैं 2 मीटर, जब लेंथ की बात करते हैं तब हमारी स्पेलिंग क्या होती है? METRE। ये लेंथ के लिए 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 8, 10 जो भी है। और जब कोई डिवाइस है, किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, स्पीडोमीटर, स्पेलिंग क्या रहेगी? METER। समझ में आया? तो इसीलिए मीटर ब्रिज, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 1 मीटर होती है, इसीलिए इसका नाम रखा है मीटर ब्रिज। इतना क्लियर हो गया? स्लाइड वायर ब्रिज भी इसको बोलते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो जॉकी मिलता है उसको ऐसे स्लाइड, इस वायर पर, ये जो वायर दिख रहा है इस पर स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट खोजते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। बात समझ में आया? ठीक। अभी पहले इसको करने से पहले ये थोड़ा डायग्राम समझेंगे आप, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, बड़ा मजा आएगा, नई चीजें सीखेंगे। ऐसा सोचना है आपको, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बिल्कुल ऐसे सोचना है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है इसमें, पहले ही बता चुका हूं। कोई नई चीज सीखने को मिलेगी आज। इस फील के साथ स्टार्ट करना। देखो, अब आप, क्योंकि ये जो हमारा ये मीटर ब्रिज है, ये
व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने यहां पर ये पहले से डायग्राम बना दिया। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करें। इसमें 4 रेजिस्टेंस थी P Q R S। तो यहां देखेंगे 4 रेजिस्टेंस कहां है। तो पहली रेजिस्टेंस है हमारी ये R। पहले R की बात कर ले। तो R का ये एरो लग गया, यानी कि R का दिल टूट गया है। R पर एरो लगा हुआ है, तो R का दिल नहीं टूट गया है, समझ गए। R का क्या बताया, R जिस रजिस्टर के साइन, रेजिस्टेंस के साइन पर एरो लगा होता है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, वेरी कर सकती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो हमने इस R यानी कि यहां पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, या यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं। बॉक्स क्यों लगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दोगे, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दूसरी लगा सकते हो, दूसरी निकाल सकते हो, तीसरी लगा सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, तो हमने यहां लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टर लगी हुई उसको R से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ R से रिप्रेजेंट कर रखा ना। फिर हमारी S क्या थी, S हमारी थी ये अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। पिछला लेक्चर देखा आपने। तो यहां पर हमारी जो अननोन रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ये S, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गई। अभी 2 रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया, R और S। उसके बाद क्या था, यहां पर पॉइंट भी लिख देता हूं, A और ये आपका B पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये आपका C पॉइंट, और ये आपका D पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या था वहां पर, A पॉइंट और C पॉइंट से आपने क्या कनेक्ट किया था, एक ये सेल भी कर सकते, बैटरी भी। तो सेल जो है, सेल का प्लस कहां से कनेक्टेड था, A से, सेल का माइनस कहां से कनेक्टेड था, C से। तो देखो यहां कहां है सेल, इसमें कहीं दिख रहा है, ये देखो सेल का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, A पॉइंट से, और सेल का नेगेटिव इस की से होता हुआ इससे कनेक्टेड। अगर की लग रहा था, आप यहां पे भी की बना लो, उसमें कौन सा दिक्कत है, लो बना दी की, वो तो अपने हाथ में लो बन गई की। ठीक है, बनाना की बन गई की, इसलिए रहता ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को। इतना समझ आएगा। अभी हमारा सेल मिल गया। उसके बाद हमने देखा गैल्वेनोमीटर। फिर हमने देखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहां लगा है, गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है, ये B पॉइंट यहां लिया, D पॉइंट यहां। तो देखो यहां पर इस पॉइंट को हमने ले लिया D पॉइंट, एक पॉइंट D ये हो गया, और B पॉइंट हमारा ये है। यहां पर क्या है, ये D पॉइंट, और यहां से ये वायर आ रहा है और इस तरीके से गया है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं पहले बता, मेरा लेक्चर देख रहे हो, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा जो भी है उसमें एक। और आपको कोई उसके बाद भी आपको कोई अगर डाउट लग रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसका भी आंसर देंगे। देखो क्या होता है बच्चों, ऐसे करके ये वायर जा रहा है। अगर कोई वायर ऐसे हम बना देते हैं, अगर हम एक वायर है हमारा AB और दूसरा वायर है हमारा ये CD, तो AB ऐसे बना है, CD ऐसे बना है, इसका मतलब ये वायर इसके साथ टच कर, यानी कि इस तरीके से टच। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और जब हम ऐसे बनाते हैं, ये वायर है ना AB, और जब हमने ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया, तब हमारा AB CD के साथ टच नहीं करा, ये कहलाता है जंपर। ऐसे लग रहा है, तो यहां से बना के ऐसे बना दिया, यानी कि ऐसे आ रहा है इस तरीके। जैसे मैं आपको और ऐसे समझ में आएगा भी बताता हूं कि इस तरीके से ये हमारा वायर है AB। अब ये वायर ऐसे क्या, इस तरीके से, ये हमारा वायर होगा CD। तो ये जो वायर ऐसे जा रहा था, अब इसको ऐसे बना दिया, तो ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे जंप मार के चला गया, तो इसका नाम रख दिया जंपर। तो इस तरीके से ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये इसके साथ टच नहीं हो रहा है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कैसे टच नहीं हो रहा है, देखो 2 तरीके हैं, तो टचिंग का भी मीनिंग समझना है आपको। वायर तो आपने सबने देखा होगा, आपके घर में यूज होते हैं, आपने देखा फैन में, हर जगह वायर तो मिलते हैं। मोबाइल फोन देख रहे हैं, उसकी लीड है, तो जो वायर होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और उसके अंदर कॉपर का वायर या एल्यूमिनियम का वायर होता है। तो क्या कर दिया आपने, 2 वायर ले लिए, जैसे हमने ये 2 पेन ले ली, ये हमारे 2 वायर हैं, तो इनकी जो रिफिल है
वो कॉपर का वायर मान ली, इसकी रिफिल है वो कॉपर का वायर जिसमें करंट फ्लो करेगा, पर ऊपर से हम वायर को छूते करंट कहाँ लगता है, जिस पर कवर होता है उसकी बात कर रहा हूं। बिजली के खंभे पर जो तार है उन्हें मत पकड़ लेना कहीं, कि उसको करंट नहीं लगे, सर ने बोला वायर पकड़ लो करंट लगेगा नहीं, ठीक है, तो फिर तो बवाल हो जाएगा एकदम, समझना। मैं उस वायर की बात कर रहा हूं जिस पर प्लास्टिक की पीवीसी या कोडिंग है, जो आपके घर में आप मोबाइल की लीड उससे मोबाइल चार्ज कर रहे हो, उसके प्लास्टिक की कवरिंग है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो दो वायर है, तो अंदर रिफिल हो गई कॉपर का वायर और ऊपर हो गया उसके कवरिंग प्लास्टिक। अब ये दोनों ऐसे हैं, अब टच तो हैं, लेकिन हम इनको टच नहीं बोलते, हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें टच नहीं बोलते। टच इसलिए नहीं बोलते कि ये वैसे तो फिजिकली टच है, लेकिन क्या इसका करंट इसमें जा रहा है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई, वायर तो अंदर है कॉपर का, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोडिंग, रबर की कोडिंग, इसके अंदर वायर है, इसके ऊपर रबर की कोडिंग, तो इसको हम टच नहीं करते। तो अगर हम इसी का डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम ऐसा बनाएंगे, इस तरीके जंपर दिखाएंगे, मतलब ये दिखाएंगे कि भाई ये इसके साथ टच नहीं है। हम कब टच मानते हैं, जैसे क्या करते हैं, इसकी ऊपर की कवरिंग हम निकाल दें, प्लास्टिक की कवरिंग पीवीसी निकाल दें, इसकी भी निकाल दें, अब दोनों क्या हो जाएंगे, अंदर के कॉपर के वायर। अब जब ऐसे करोगे तो वो फिजिकली टच माने जाते हैं। क्यों टच माने जा रहे हैं, अब करंट चला जाएगा ना उसमें भाई, यहां से अगर दोनों को तार को टच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर के कॉपर के वायर को टच कर दो, यहां से करंट आ रहा है उसमें घुस जाएगा ना, फिर तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस है उसकी बात। तो जब इस तरीके से यानी कि कॉपर का अंदर का वायर दूसरे कॉपर के वायर से टच होता है, तब हम कैसा बनाते हैं, तब हम ऐसा बनाते हैं, ए बी ऐसा बना दिया, सी डी ऐसा, ये हमारा हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। बात समझ में आया, किस तरीके से बनाए। लेकिन जब इस तरीके से प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जैसे मैंने कहा इसके ऊपर प्लास्टिक कवर है तो ऐसा ही, लेकिन उस तरह बनाएंगे हम इस तरीके से। क्यों बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये इसके साथ टच नहीं कर रहा। हमारी टचिंग मतलब क्या है, अंदर का कॉपर का वायर इसके अंदर के कॉपर के वायर से टच नहीं, ऊपर क्या होगी, प्लास्टिक की कवरिंग। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से ये जंपर दिखाया है, ये जंपर ही बता रहा है कि ये जो वायर आ रहा है ये इस 1 मीटर के वायर से टच नहीं कर रहा। फिर देखो हमें पॉइंट लिए थे दो, डी एंड बी, इनके बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर, तो हमारा एक पॉइंट डी है और यहां से तार आ रहा है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और फिर एक गैल्वेनोमीटर और यहां पर बी पॉइंट, यानी कि बी और डी के बीच में ये गैल्वेनोमीटर। अब आपको लग रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स एक्स्ट्रा आगे, यहां तो लगाया नहीं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये तो बात सही कह रहे हो आप, तो थोड़ा समझना है अभी बात को। देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्या होता है, जब ज्यादा करंट इसमें आ जाता है तो अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर आपका बर्न कर जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इसकी कॉस्ट होती है 400, 500 या 600 रुपये, जितने भी मैंने एक एवरेज आपको बता दिया, इस रेंज का मिलता है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस लगी होती है, रजिस्टर लगी होती है, उसकी कॉस्ट होती है 1 रुपये। तो क्या होता है, अगर ज़्यादा करंट आ गया, रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी हुई रेजिस्टेंस खराब हो गई, वो जल गई, तो कॉस्ट कितनी है, 1 रुपया, ठीक है, और ये खराब हो गया तो 500 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर का बॉडी गार्ड, ऐसा समझे, बताया था मैंने पहले, ठीक है। अब ये भी हमारा हो गया। उसके बाद क्या है यहां पर, अब हमने बात कर रहे हैं, यहां पर हमने इतनी लेंथ ले ली, ए से लेकर बी पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये पूरा जो है ए से लेकर सी तक, ये तो आप समझे 100 सेंटीमीटर, भाई कितना है ये, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का है। तो जब ए से बी पॉइंट तक की लेंथ हमने ले लिया एल, तो बी से लेकर सी पॉइंट तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, पूरी 100 है और इतने को एल ले लिया ए से बी तक, तो क्या बचेगी 100 माइनस एल, तो बी से लेकर सी तक की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, यानी कि आपको मैं यहां लिख देता हूं, जो ए बी लेंथ है उसको हमने एल के बराबर ले लिया, और जो बी सी है उसको ले लिया 100 माइनस एल, ये हो गया आपका। तो आपने देखा, आपको ये दो रेजिस्टेंस तो मिल गई, ये हमें 2 रेजिस्टेंस भी मिल गई, हमें ये सेल भी मिल गया, यहाँ पर ये की भी मिल गई, लेकिन अभी ये इन 2 रेजिस्टेंस का कोई नहीं पता है, ये कहाँ है, कहीं दिख रही है यहाँ पर, कहीं नहीं दिख रही है। हाँ ये लिखा तो है, ये P यहाँ लिख दिया है, Q यहाँ लिख दिया है। अब इसको समझना है आपको,
ये जो P रेजिस्टेंस है, देखो क्या है, ये जो वायर है 1 मीटर, तो अब पहले इसको समझना है। इस रेजिस्टेंस की भी अभी बात करेंगे, ये पी क्यू कहां पर है, क्या है, उसकी भी डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो। आपने देखा था हम आर की वैल्यू को चेंज करते थे और आर की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करते थे कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, आर की वैल्यू चेंज करने पर, तो हम बोलते थे हमारा ये जो मीटर ब्रिज है ये कैसा है, बैलेंस कंडीशन में। तो ये भी हमारा क्या, सॉरी, ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमारा कैसा है, बैलेंस कंडीशन। ये तो बोलते थे हम अपने व्हीटस्टोन ब्रिज को कि आर की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर देते थे, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। अब हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने मीटर ब्रिज पे, तो मीटर ब्रिज की बात करेंगे। तो मीटर ब्रिज को कैसे बैलेंस करेंगे, उसका तरीका क्या है, क्या इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी हुई रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे? तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें लगी हुई रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज कर सकते, रेजिस्टेंस बॉक्स है तो कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से वायर आया रेजिस्टेंस बॉक्स लगी हुई और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर, मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये इस गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए लगा रखा है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाई जाएगी उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें लगी हुई रेजिस्टेंस है, इसी को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सोचेंगे इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस लगी हुई, इसकी वैल्यू, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आपने क्या करना है, आप इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर इधर पर टच करो, मतलब इस तरीके स्लाइड करके ये देखोगे किस पॉइंट पर ये गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। यहां पर तो कोई ऐसा वायर था नहीं इसमें हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो इसमें तो हम क्या करते थे, इसी की वैल्यू को चेंज करते थे, कहीं बढ़ा के देखते, कभी कम करके देखते, ऐसी कंडीशन लाने की कोशिश करते कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाए, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। तो यहां पर हमारे लिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे वायर है, तो हम अपने जॉकी को ऐसे करके इस गैल्वेनोमीटर से लगाए। जॉकी बता चुका हूं क्या होता है, ऐसे पेन जैसा होता है, प्लास्टिक की कवरिंग, आगे टिप मेटल की, ऐसे करके वायर पर ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, ऐसे नहीं पूरा घिस दिया तोड़ दिया उसको, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। तो मान लिया हमें बी पॉइंट ऐसा मिल गया जिधर पे हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, बी पॉइंट मिल गया आपको ऐसा, जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब बी पॉइंट इज द बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये बैलेंस पॉइंट हो गया तो हम बोलेंगे हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। क्या है, बैलेंस कंडीशन। इतना क्लियर हो गया? अब आप देखो, अब आपसे कोई पूछता है कि इस मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आपको समझना है कि ये जो मीटर ब्रिज है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये पहले बता दिया। तो इसका प्रिंसिपल भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये है, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बैलेंस कंडीशन में होता है तो P अपॉन Q, ये P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S के बराबर होता है। तो बात समझ में आया? अगर आपसे कोई कहता है कि आप मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बताएं तो आप बोले इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यानी कि जब ये ब्रिज, इसकी बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो P अपॉन Q इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तभी हम बोलते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। पर यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी क्या, गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी लगाया हमने बी पॉइंट पे लगाया तो ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो हम क्या हो रहा है, हमारा मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो प्रिंसिपल भी बता दिया। तो देखो अब हमने क्या, जो टॉपिक कराते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते जा रहे हैं। तो हमने बताया कि जो हमारा मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
इसका प्रिंसिपल बता दिया। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल है कि उसी पर वर्क कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि समझना है कि आपको इससे निकालना क्या। अब आपको सोचो, जब ये इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड कर है तो क्या निकालेंगे? इससे हम क्या निकालते थे? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो मीटर ब्रिज की हेल्प से आप क्या करते हो? किसी वायर की, किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मीटर ब्रिज किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है, कि किसी भी वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो किसी भी वायर, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा कुछ कर सकता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो मीटर ब्रिज है वो किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो भी निकाल सकता है। तो दो काम हो गए। अब ये ध्यान रखना, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, और किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो भी इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। अभी डेरिवेशन करा रहा हूं तो बताऊंगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले इसको करना। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी हमारा पॉइंट वही रह गया कि पी और क्यू किधर है इसमें, और पी और क्यू की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। तो देखो पी और क्यू लिखा तो दिख रहा है, तो कैसे पी और क्यू? देखो ये जो वायर है ना, पहले बता चुका हूं किसका होता है, किस मटेरियल का बना होता है? एलॉय का। एलॉय में कौन सा? एलॉय तो बहुत सारे हैं, मगर मैंने क्या कहा, दो के नाम याद कर लो, बस यही दो एलॉय बार बार पूछे जाएंगे, कांस्टेंटाइन एंड मैग्नीन। तो ये वायर किसका लगा होता है? कांस्टेंटाइन एंड मैग्नीन। इस मटेरियल का बना होता है, एलॉय है ये दोनों। समझ में आया नहीं आया? रीजन भी बता रखा है मैंने कई बार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंटाइन और मैग्नीन जिस एलॉय की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ शार्पली चेंज नहीं होती, बहुत तेजी से उसमें वेरिएशन नहीं आता, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। इसकी जगह पर कॉपर का, एल्युमिनियम का वायर यूज नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? ये चीज। अब क्या हुआ, हमने बोल दिया बी पॉइंट हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया। अब एक चीज खुद सोचो, ये जो वायर होगा जिसकी लेंथ AC है, यानी AC जो है हमारे वायर की लेंथ है A टू C, कितनी सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो ये बैलेंस पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक की, A से लेकर B तक की लेंथ, यानी कि A से लेकर B तक की लेंथ जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल 40 सेंटीमीटर हो गई। A से लेकर B तक की 40 सेंटीमीटर हो गई, और B से लेकर C तक की जो लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी? फिर आप खुद ही बता सकते हैं, पूरी लेंथ कितनी? 100 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस 40 तो कितनी हो गई? 60। अब ये 60 सेंटीमीटर हो गई, यानी इतने पार्ट की लेंथ जो हो गई 40 सेंटीमीटर, और B से लेकर C तक की लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम A से लेकर B पॉइंट, यानी इतने पार्ट, जितने पार्ट ये जो वायर है हमारा एलॉय का बना हुआ, ठीक है, कांस्टेंटाइन और मैग्नीन का, तो इतने पार्ट की A से लेकर B तक जो लेंथ है यानी 40 सेंटीमीटर, इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी। वायर की तो पूरे ही वायर की रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हम इतने पार्ट की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका समझो। तो हमने लिखा AB, हमने लिखा AB, और इसको लिख दिया X इंटू L। अब X क्या है? X है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे मान लो 1 सेंटीमीटर की ये रेजिस्टेंस X है, और L जो है वो लेंथ हो गई, L जो है लेंथ हो गई। तो क्या हो रहा है यहां पर, जब 1 सेंटीमीटर की लेंथ की बात करें, हमने मान लिया इस वायर का एक पीस कट करा 1 सेंटीमीटर का, और उस 1 सेंटीमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आ गई आपकी 5 ओम। तो ये क्या कहला रही? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है, जब यूनिट लेंथ हम बोलते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, लगता है यूनिट तो ऐसे बोलते केजी, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है। हाँ बात तो सही है, ये भी यूनिट होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी यूनिट है। लेकिन जब हम बोलते हैं यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब होता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 ही बोल रहे हैं, तो उसको भी यूनिट बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 को क्या यूज करते हैं? यूनिट। हम कहेंगे इस सरफेस का एरिया जो है वो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया का तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर,
या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो x जो है वो यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस है, तो हमने 1 सेंटीमीटर के मान लिया कि 1 सेंटीमीटर का पीस कट करें, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हो गई हमारी x, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो उसकी वैल्यू हमने मान लिया 5 ओम, ऐसे ही मान लिया 5 ओम। अब यहां से लेकर यहां तक की a से लेकर b तक की लेंथ कितनी है, वो तो है 40 सेंटीमीटर, तो 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 200 आ गया, नहीं आ गया? तो मतलब इतने पार्ट की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो 200 ओम हो जाएगी, हो गई। अब आपको इतने b से लेकर c पार्ट तक की निकालनी, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, BC। तो ये तो लिखोगे ही x इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज इक्वल टू x, और b से c तक की लेंथ कितनी है, तो हमने क्या करा, 100 माइनस l कर दिया। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 100 माइनस l, तो 100 माइनस l कितना, 100 माइनस l 100, l कितना 40 सेंटीमीटर, ये l बेजा का रखा है, तो इसकी यह कितना आ जाएगा, तो हमने लिखा x और ये आ जाएगा इंटू 60। तो हम मल्टीप्लाई का, अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू ने 5 ली थी, तो 5 पुट कर दिया, मान लिया 5 पुट कर दिया, 0, 5 6 30, ये आ गई। तो इतने पार्ट की b से लेकर c पार्ट तक की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300 ओम। तो ये समझ में आया, हम इतने ए बी पार्ट की जो रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेना नहीं, तो हम उसको लिखेंगे XL, और BC पार्ट की जो रेजिस्टेंस है हम उसे लिखेंगे X ब्रैकेट 100 माइनस L, या X इंटू 100 माइनस L। ये समझ में आ गया, ये बेसिक था। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखना, डेरिवेशन कर रहे हैं तो मतलब नहीं उसका, समझाने के लिए मैंने लिखा दिया, ठीक। अब आया हो हमारे यहाँ पे डेरिवेशन। अब हमने ये तो लिख दिया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्यों लिखा, क्योंकि भैया पहले ही बता दिया कि ये हमारा मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हमने क्या करना है, हाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और, अभी हम जो स्टार्टिंग बात कर रहे थे भैया P और Q कहाँ है, तो ये P और Q, जो इतना पीस लिया ना हमने AB, इसकी रेजिस्टेंस को हमने P से रिप्रेजेंट कर रखा, ये AB जो है इस रेजिस्टेंस को हमने P से रिप्रेजेंट कर रखा, और ये जो BC है इस रेजिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा, Q। तो समझ गए, 4 रेजिस्टेंस थी P Q R S, तो इतने पार्ट की जो रेजिस्टेंस है उसको P से रिप्रेजेंट करा, B से लेकर C तक की जो रेजिस्टेंस उसे Q से करा, और एक रेजिस्टेंस R और एक S। तो R ये वाली रेजिस्टेंस हो गई, S ये वाली हो गई, P जो है ये वाली हो गई, और Q ये वाली हो गई, यानी कि BC पार्ट की जो रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू Q। तो ये जो रेजिस्टेंस थी Q, तो देखो इसमें भी 4 रेजिस्टेंस, इसमें भी 4 रेजिस्टेंस हो गई। हो सकता है ये बैलेंस पॉइंट थोड़ा राइट शिफ्ट कर जाए या लेफ्ट शिफ्ट कर जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये इधर भी चला जाएगा तो ये वाला P ज्यादा हो जाएगा, इसकी लेंथ ज्यादा दिखने लगेगी हमें। अगर ये B पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसकी कम दिखने लगेगी, तो इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस PQ तो मिलेगी हमें, ठीक है। तो अब मिल गए देखो 4 रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल बेस्ड है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं। अब इसके बाद देखें जो ये P अपॉन Q है, P अपॉन Q, तो P अपॉन Q, P की जगह क्या ले सकते हैं हम, XL अपॉन X 100 माइनस L, ये हो गया। P के प्लेस पर X इंटू L, यानी कि इस पार्ट की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया X इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ। इतने ए बी पार्ट की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर Q पार्ट की जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, BC की बात कर रहे हैं, तो X इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और BC पार्ट की लेंथ ले लिया, ये 100 माइनस L हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो P अपॉन Q इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ये आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब जब इतना आ गया P अपॉन Q किसके बराबर है, R अपॉन S के बराबर, बात समझ में आया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ये आ गया। भाई P अपॉन Q की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, R अपॉन S, क्योंकि P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर हो। आपको S क्या दे रखा है, अननोन रेजिस्टेंस, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें तो क्या हो जाएगा, S अपॉन R इक्वल्स टू 100 माइनस L। रेसिप्रोकल कर लिया, S को ऊपर लेगा, R को नीचे लेके आए, फिर इसको भी ऊपर लेगा तो नीचे क्या रह जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो L आ गया। तो S इज इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये आ गया।
इतना क्लियर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। देखो आपने ये एक्सप्रेशन तो ड्राइव कर लिया, समझना बात। तो ये हमारी जो अननोन रेजिस्टेंस थी इसकी वैल्यू अब इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, आपको एग्जाम में ये वाली रेजिस्टेंस को क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू दे सकते हैं और इस वाली को अननोन बना सकते हैं, यानी कि इसको हटा दें। अगर हम ये एस वाली आपके लिए नोन रहेगी और ये आपके लिए अननोन हो जाती है। तो जब ये आपकी अननोन हो जाती है तो आप यहां से फॉर्मूला समझें। आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालें तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, कई कई जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, लगता है ये कैसे क्या हो रहा है। अब ड्राइव तो ये कर रखा है, इसमें 100 माइनस एल ऊपर था, एल नीचे था। अब पता चला यहाँ पर तो 100 माइनस एल नीचे, एल ऊपर है। तो आप समझना बात को, देखो डायग्राम ऐसा ही दे रखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही डायग्राम में आप समझना कि ये राइट हैंड साइड वाली रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, लेफ्ट वाली को। अगर आप ऐसे सामने से देख रहे हो तो आपके राइट में ये हो गई रेजिस्टेंस और लेफ्ट में हो गई। अगर राइट वाली को अगर आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और लेफ्ट वाली को निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अधिकतर एग्जाम में डेरिवेशन तो हम इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हमने करा है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे देते हैं, इसकी वैल्यू को आपको दे रखा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन डेरिवेशन जब भी आप देखेंगे तो उसमें हम इसी का एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे। लेकिन आपको समझना फाइनल एक्सप्रेशन आने का थोड़ा सा तो चेंज करना है, इसका एक्सप्रेशन बन गया तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या किया आपने, मीटर ब्रिज की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड किया। ठीक है, एक दूसरा भी यूज है मीटर ब्रिज का जो मैं आपसे बोल रहा था कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा समझने बहुत आसान सा है, कोई ज़्यादा उसमें टिपिकल कुछ नहीं है। ठीक है, सब चीज़ आसान होती है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। उसको समझना, जो चीज़ समझ में आ जाएगी वो आसान लगेगी बस। अब क्या हो गया, आपने देखा यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये होता है। ठीक है, तो हम रो का फॉर्मूला बना लेते हैं, रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये एरिया है। तो रो को यहीं रखा तो आर इंटू ए अपॉन एल ये हो गया। रो को यहीं रखा, ए और एल को लेफ्ट में ले गए, ये एक्सप्रेशन आ गया। इतना आगे समझ में? तो जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो अब आप इसको ये समझें। अब आपने क्या किया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कहीं भी मान लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने एक वायर लगाया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऐसे करके एक वायर अटैच कर दी। जब आप इस वायर को अटैच कर दोगे तो हम क्या करेंगे, उस वायर की, ये जो हमने वायर निकाला इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी एस। तो इस जो मेथड आपको बताया कि ये जॉकी को टच करेंगे, बैलेंस पॉइंट देखेंगे, इस तरीके से फाइनली आप क्या करोगे, इस वायर की रेजिस्टेंस इस मीटर ब्रिज से आप फाइंड कर लो। वायर की रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। मान लो इस एस की वैल्यू जो है वो आपने निकाल ली 10 ओम फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि 10 ओम होगी तो कुछ भी हो सकती है, आपने निकाल ली वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये वायर यहां से निकाल लिया। वायर यहां से निकाला तो फिर आपने क्या करा, वायर पर का वायर की लेंथ को मेजर कर लिया। मान लो वायर की लेंथ को आपने मेजर कर लिया, वो कितनी भी आ गई, मान लो वो आ जाती है आपकी जो है 0.2 मीटर, इतना मीटर आ जाती है। ये आ गई, उसकी लेंथ आ गई। ऐसे ही आपने एरिया मेजर कर लिया, एरिया कुछ आ गया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का आपके पास है। आपने ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर लिया। वो तो आप मेजर करते तो मान लो आ गया वो 0.15 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आ गया एरिया। अब क्या हुआ, आपने मीटर ब्रिज की हेल्प से क्या करा, एक यहाँ पे वायर लगा, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस लगी है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। फिर वायर को बाहर निकाल लिया, उसकी लेंथ मेजर कर लिया, उसका एरिया मेजर कर लिया। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। आर जो है वो रेजिस्टेंस है। तो आप ये कंफ्यूज ना होगी, अरे ये तो आर तो यहाँ लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। आर जो है वो रेजिस्टेंस है, वो किसी भी वायर की हो सकती है, किसी भी वायर की, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की बात करें तो इस आर की जगह ये हमारी जो हमने निकाला
इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पर 10 ओम पुट कर देंगे, एरिया के प्लेस पर ये जो वायर था उसका एरिया पुट कर देंगे, और लेंथ के प्लेस पर जो वायर की लेंथ मेजर करा था वो पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस वायर की रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएगी। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ आर लिखा है उस आर की जगह। आर का मतलब है कोई भी रेजिस्टेंस जो जिसकी बात करें उसकी वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो हम अभी यहाँ इस रेजिस्टेंस की बात करें तो उसकी जगह पे वो पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर इधर 10 ओम निकला, मान लो हम एस को बोल रहे हैं 10 ओम, अब इसी की मान लो 20 ओम निकल जाए तो ऐसा थोड़ी कहीं और पुट करेंगे, पुट तो इसी की जगह करना है। 10 आए, 20 आए, 100 आए, 200 आए, कितनी व्यास से मतलब थोड़ी हमें पुट करना है इस आर की जगह। तो इससे आपको पता चला कि ये जो मीटर ब्रिज है ये दो काम कर सकता है, ये किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकता है और किसी वायर की आप इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी अपने वीडियो डाल रहा हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब बेल आइकन आप सब्सक्राइब अगर कर लिया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आज मैंने वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके।